सर आज हम लोग शुरू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड देखिए, जो सर फॉर्मेट है उसने इस कैलकुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और मैं आपको तीनों पार्ट को अलग अलग समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होगा, फिर आप स्टेप नंबर 2 पे चलते हो, जहां पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट करते हो। वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट करते हो और फिर आता है आपका स्टेप नंबर 3, जहां पे आप नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हो। तो सर ये आपके 3 स्टेप्स हैं। पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 सिखाऊंगा, फिर आपको मैं स्टेप नंबर 2 और देन आपको स्टेप नंबर 3। सबसे पहले देखिए सर, हमारे पास जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड है जिससे कि हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है हमें प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है इनटू कैश। बस ये बात आप समझिए, प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है? कैश में। तो जब आप किसी प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपने कैश आइटम्स एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स दोनों को ही यूज किया होगा, जिससे कि आपका कैश कैलकुलेट हुआ होगा, मतलब जिससे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया होगा। तो अगर आप नॉन कैश आइटम्स को एलिमिनेट कर देते हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट से कैश में चले जाओगे। तो यही हमें करना है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। फॉर्मेट क्या है स्टेप नंबर 1 का? देखिए बेटा, ध्यान से बात समझिएगा। हमारे पास हमेशा बैलेंस शीट में आपको सरप्लस दिया होगा, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 इयर्स, ऑफ 2 इयर्स। ध्यान से समझना बेटा। जैसे हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का। यहां पे हमें बताया जा रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में कि हमारे पास करंट ईयर में जो सरप्लस है वो 8 लाख रुपीस का है और प्रीवियस ईयर में जो था हमारे पास वो 7 लाख रुपीस का सरप्लस था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सरप्लस जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख रुपीस इंक्रीज हुआ। एंड दिस 1 लाख इज द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर एप्रोप्रिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। और यही से आपका सवाल शुरू होगा। तो हमारा जो मेन फॉर्मेट बनता है वो यही बनता है बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो कि था 1 लाख रुपीस का। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? क्लियर? अब आगे सर, ये जो प्रॉफिट निकाला गया आफ्टर एप्रोप्रिएशन, इसमें कुछ ऐसे आइटम्स एडजस्ट किए गए हैं जो कि या तो नॉन कैश नेचर के हैं या तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व। जब भी कोई बिजनेस कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट में से आने वाले अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए कुछ पैसे सेट असाइड करके रखता है। तो अगर इस कंपनी ने 20,000 रुपए के रिजर्व्स बनाए थे तो वो रिजर्व्स कोई कैश आउटफ्लो का आइटम नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ ऐड कर दिया कि ये 1 लाख का प्रॉफिट हमारे पास है, 20,000 का और प्रॉफिट आया था, रिजर्व के नाम पे हटाया गया था, तो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,20,000 रुपए का। उसके बाद लास्ट ईयर में हमने कोई डिविडेंड अनाउंस किया था। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे लिख लो।
प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मैंने कोई डिविडेंड अनाउंस किया था और उस डिविडेंड का पैसा जो है मैंने इस साल दिया है, दैट इज 10,000 रुपीज। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये कौन सा आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पे ये माइनस हो रखा था, तो वापस से मैंने इसको ऐड बैक कर दिया। उसके बाद मैंने इंटरिम डिविडेंड पे किया हुआ था। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड बेटा हमेशा करंट ईयर का होता है। साल के बीच में जब भी किसी बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो बिजनेस के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो करंट ईयर में ही डिविडेंड अनाउंस करके बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लिए वो डिविडेंड का पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये सबसे लास्ट में, क्योंकि डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया है और इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट दिया जाता है। तो इनको पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा था वो 1 लाख का बचा था। तो ये डिविडेंड जो है वो 5,000 रुपीज का पे किया गया था, वो हमने ऐड कर दिया, बिकॉज ये ऑपरेटिंग कैलकुलेट किया जा रहा है और फाइनेंसिंग की एक्टिविटी यहाँ से माइनस हुई हुई है, तो दैट इज वाई हमने इसको ऐड बैक कर दिया। उसके बाद हर बिजनेस की एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि आने वाले जो प्रोबेबल एक्सपेंसेस हैं, प्रोबेबल वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब अमाउंट नोन नहीं है पर एक्सपेंसेस होंगे ये नोन है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसी के ऊपर टैक्सेस दिए जाते हैं, पर ये टैक्सेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जिस समय ये बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जा रहा है उस समय हमारा ऑडिट नहीं हुआ है, प्रॉपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट नहीं हुए हैं। अभी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट्स आए हैं ये करेक्ट है और ट्रू एंड फेयर है और इसी पे हमें टैक्सेस देने हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं फॉर इनकम टैक्स और ये हर साल होता है। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो करंट ईयर में क्रिएट किया गया है, इससे आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता है, सिर्फ ये एक प्रोविजन है, एक पैसे को सेट असाइड किया गया है। इसीलिए जो हमने वे सेट असाइड किया था 10,000 रुपीज का, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद लास्ट ईयर का जो कुछ टैक्सेस पे किया गया था उसमें से 2,000 रुपीज हमें रिफंड कर दिया गया, जो करंट ईयर में मिला था तो हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया था। बेटा ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, इट्स नॉट अ करंट ईयर इनकम, दैट इज वाई यहाँ पे ये ऐड नहीं हो सकता है, इसे माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा हमारे को ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए थे, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में से माइनस किए हुए थे, अभी हम लोग इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। क्या हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस? तो लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, ऐसे कुछ हमारे एक्सपेंसेस हुए थे जो कि हमें यहाँ पे ऐड बैक करने हैं। तो 2,000 के हमारे एक्सपेंसेस हुए थे जो हमने यहाँ ऐड बैक कर दिए। कुछ इनकम हुआ था तो नहीं, अगर इनकम होता तो यहाँ से माइनस भी कर देते, पर हमारे को कुछ इनकम हुआ ही नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया। अब हमारे पास जो ये कैलकुलेट होकर आएगा, दिस इज स्टेप नंबर 1 ओनली, और ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, before tax and extraordinary items, extraordinary items। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। गुडविल कैलकुलेट करते समय जो आपने एबनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, दैट इज एबनॉर्मल एक्टिविटीज को ही यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोल रहे हैं, कि आग लग जाना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होना, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से नुकसान होना, फिर पेनाल्टीज लग जाना किसी केसेस की वजह से, एम्प्लॉयज़ को वीआरएस स्कीम के अकॉर्डिंग पेमेंट करना, मैं लिखवा दूंगा ये सारे, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो कि यहाँ पे हमें एडजस्ट करने होते हैं। अब 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, 1,35,000 प्लस 10,000, 1,45,000, 2,000, तो माइनस प्लस हो गए। तो ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 1, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आई होप आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम लोगों ने जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया तो हमारे को चाहिए स्टेप नंबर 2, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। अब आया हमारा स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स जो कि हमने कैलकुलेट किया 1,45,000। अब हमें यहाँ क्या करना होता है सर? हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अभी भी हमारे प्रॉफिट में कुछ ऐसे आइटम्स एडजस्ट हुए हुए हैं जो कि नॉन कैश नेचर के हैं। तो क्या-क्या नॉन कैश नेचर का है? तो सर डेप्रिसिएशन ये हम लोग ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन है, मान लेता हूँ कि मैं 5,000 का डेप्रिसिएशन था। फिर हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आए। ये भी एक्सपेंसेस यहाँ ऐड हो जाएँगे क्योंकि ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले खर्चे कर दिए गए थे। अभी सिर्फ बिज़नेस से राइट ऑफ हो रहा है, तो ये नॉन कैश नेचर के होते हैं। इसी तरीके से अमॉर्टाइज़ेशन एक्सपेंसेस जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है, गुडविल को राइट ऑफ करना, पेटेंट को राइट ऑफ करना, ट्रेडमार्क को राइट ऑफ करना, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, ये नॉन कैश नेचर के हैं। फिर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे जो कि यहाँ था नहीं, अगर होता तो ये यहाँ नहीं आता बिकॉज़ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, ये भी यहाँ पे ऐड बैक हो जाएगा क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया है, तो वो भी यहाँ ऐड बैक हो जाएगा क्योंकि ये नॉन कैश नेचर का है, इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। तो इन सबको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे जो कि यहाँ पे आ रहा है 7,000 रुपीज़। फिर आपके कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं जो कि ऐड बैक हुए हुए हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, अभी माइनस होंगे। जैसे इंटरेस्ट इनकम, अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुई है तो वो यहाँ पे माइनस होगी 1,000 रुपीज़ की। फिर आपका कोई अगर रेंट रिसीव हुआ था तो वो रेंट रिसीव यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,000 रुपीज़ का। डिविडेंड रिसीव हुआ था तो वो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ था तो वो माइनस हो जाएगा जो कि यहाँ पे था नहीं। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल भी माइनस करना है। अगर नहीं है तो आप छोड़ दो बेसिकली। तो आपका जो नेट इफ़ेक्ट आएगा वो 5,000 रुपीज़ का आएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 और ये आपका निकल गया स्टेप नंबर 2, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 समझते हैं। स्टेप नंबर 3 की शुरुआत होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से, और इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आए हैं उसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है बिफोर वो 1,50,000 था। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं अगर कोई एसेट्स मतलब सॉरी कोई लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है या एसेट्स में डिक्रीज़ होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप समझ लीजिए। एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश घटता है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो कैश भी इंक्रीज़ होता है। एसेट्स का एसेट्स के ही साथ, बिकॉज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारे लिए करंट एसेट्स ही हैं, तो वो सेम कैटेगरी के हैं। अगर एक एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घट रहे हैं। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहे हैं तो मतलब एसेट्स आपके घट रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप ऐड करोगे डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स। आपके करंट एसेट्स घट रहे हैं तो आपका कैश इंक्रीज़ हो रहा है। मान लेता हूँ 5,000 रुपए ऐड हो रहे हैं। और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, आपकी करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो साथ-साथ में पैसे भी आ रहे हैं। तो ये 10,000 रुपए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 15,000 रुपीज़। अब उसके बाद हम लोग लेस करेंगे अगर इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स होता है तो। तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स हुआ हमारे पास 10,000 रुपीज़ का, तो ये यहाँ पे माइनस होएगा। और अगर डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी हुई, आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया
10,000 रुपीज़ का ही, तो यहाँ पे टोटल 20,000 से ये डिक्रीज़ हो जाना है। तो अब इसको आप एडजस्ट कर लो, 115 प्लस 15 165 और ये 145,000 का आपके पास प्रॉफिट बचा। तो ये क्या कैलकुलेट हुआ? तो ये हुआ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको क्या बोलूँगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब एक्चुअली में क्या हुआ था कि करंट ईयर में जो प्रोविज़न क्रिएट हुआ इनकम टैक्स के लिए, तो कुछ इनकम टैक्स पे भी तो किया गया होगा ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनकम टैक्स पेड। आपके क्वेश्चन ने हमेशा दिया होगा कि इनकम टैक्स कितना पे किया गया है। इसके ऊपर स्टोरी हम लोग बाद में करेंगे भी। तो पता चला कि आपने जो इनकम टैक्स क्रिएट किया था वही पे हुआ। तो 10,000 जो है वो पे हुआ, पर आपका 2,000 का रिफंड था, तो आप यहाँ पे 8,000 का ही रिफंड दिखाओगे। ठीक है बेटा? अब नेट ऑफ रिफंड आप यहाँ पे इनकम टैक्स माइनस करोगे। तो अब आपके पास जो फिगर आया दैट इज़ 1,37,000 और ये आया कैश जनरेटेड या कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एडजस्ट करने होंगे। आइए, मैं स्टेप नंबर 1 में आपको एक लॉस हुआ था फायर की वजह से, जो आपने वहाँ ऐड बैक किया था क्योंकि आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए था। अब आपका टाइम है कि यहाँ पे इसे आप माइनस करोगे। तो आप माइनस कर देना लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर। कितने रुपए का? 2,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो आपके पास कैलकुलेट हुआ 1,35,000, यही हुआ नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, स्टेप नंबर 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, स्टेप नंबर 3 नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल दे के कैलकुलेट करा के दिखा दिया। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन कर लिया जाए जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को लेके एडजस्टमेंट्स कर रखे हैं हमने। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से एक यंग इंडिया लिमिटेड का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें निकालना है 31 मार्च 2023 का। ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन होगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। अब ये सारे स्टेप्स किस तरीके से एक ही फॉर्मेट में हमने प्रेजेंट करने हैं वो हमें आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो प्लीज़ ध्यान से समझना। आपके पास ओपनिंग जो बैलेंस था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में सरप्लस का, वो 1,20,000 का था, और क्लोजिंग बैलेंस जो सरप्लस का दिख रहा था दैट वाज ऑफ 6,50,000। तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट जो अराइज हुआ दैट इज ऑफ 5,30,000। फिर आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया ड्यूरिंग द ईयर दैट इज ऑफ 60,000, नो कैश आउटफ्लो बिकॉज ऑफ दिस। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000, नो कैश फ्लो। आपको बस ये देखना है कि विच आइटम विल रिजल्ट इन कैश फ्लो एंड विच आइटम विल नॉट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। तो जो रिजल्ट नहीं करेगा इन कैश आउटफ्लो उसे आप ऐड बैक कर दोगे, एंड द अदर वन इज कि जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है उसे भी आप ऐड बैक कर दोगे, या अगर इनकम होगा तो माइनस कर दोगे। फिर करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कैश लेस हो गया होगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ, कैश लेस हो गया होगा। डिप्रिसिएशन नॉन कैश नेचर का है। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गया आपका। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ओके, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी हो गया आपको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, ये इंश्योरेंस तो हमेशा मिलता नहीं है ना बेटा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स कि दोज एक्टिविटीज जो जनरल बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी का आपको एक चार्ट बना के दे देंगे जिसमें आप लोग के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के जितने भी एक्सपेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड, वो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके ट्रीटमेंट को भी और डिटेल में समझा दूंगा। पर अभी फिलहाल जितना हमने समझा है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए घर चलते हैं। लास्ट में इनकम टैक्स जो पे किया गया वो 70,000 रुपए का था, और जो रिफंड आया था वो कितने का था? 4,000 रुपए का था। तो अब ध्यान से बेटा आप एक-एक पॉइंट फिर से समझना। अभी तक तो मैंने आपको रफली एक्सप्लेन किया, फॉर्मेट के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ।
आइए सबसे पहले फॉर्मेट बनाया जाए। इस तरीके से बेटा आप फॉर्मेट बनाओगे, इन 2 कॉलम्स बनेंगे। हाँ जी। यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम। सबसे पहले सर जो फॉर्मेट है उसमें यहाँ पे लिखना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसके लिए आप एक वर्किंग नोट बनाते हो, नोट नंबर 1। तो स्टेप 1 कभी भी फॉर्मेट के अंदर नहीं होता है, स्टेप 1 हमेशा फॉर्मेट के बाहर वर्किंग नोट में बनता है। उसके बाद आप लोग स्टेप नंबर 2 शुरू कर देते हो, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फिर आप कुछ स्पेस छोड़ोगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तो मुझे पता चला कि सिर्फ डिप्रिसिएशन ही दिया था, तो एक ही स्पेस छोड़ के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर स्टेप नंबर 2 का जो एंड रिजल्ट है वो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस सर आप इतना लिख के आगे बढ़ सकते हो। फिर अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक नोट नंबर 1 बनाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जो कि हमें कहाँ से मिलना है सर? बैलेंस शीट से। नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन यहाँ बैलेंस शीट से। तो ये डिफरेंसेस तो हैं, आप इनको यहाँ पे लिख दो। ये आपके हो गए 6,50,000 माइनस 1,20,000। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया था आफ्टर एप्रोप्रिएशन दैट वाज 5,30,000। अब आपने इसमें क्या करना था? ट्रांसफर टू रिजर्व अगर आपने कर रखा है तो वो आप यहाँ ऐड करोगे। आइए क्वेश्चन में देखा जाए। जी 50,000 का रिजर्व था सर, आपने 50,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या कोई प्रपोज डिविडेंड था? प्रपोज डिविडेंड वो भी कब का? प्रीवियस ईयर का। सर आपको मैं बताऊंगा वाई प्रीवियस ईयर नहीं था सर। आगे बढ़ते हैं। इंटरिम डिविडेंड था? नहीं था सर, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं सर। प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ जी सर, प्रोविजन फॉर टैक्स था करेंट ईयर का। सेकेंड, करेंट ईयर का। तो इसे ऐड करेंगे, अमाउंट चेक कर लिया जाए 60,000 जी। उसके बाद सर एक रिफंड ऑफ टैक्स भी था, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, जो कि करंट ईयर का इनकम होता ही नहीं है। और वो क्वेश्चन में था 4,000 रुपीज़ का। 4,000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया रिफंड ऑफ टैक्स। अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंसेस था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस था लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव का इनकम था। तो इसे भी आप एडजस्ट करोगे। पहले तो आप इनकम ऐड करोगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो आपको इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ था, 1 सेकेंड, ये माइनस होगा, सो सॉरी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑलरेडी एडेड है, माइनस होगा 1,30,000 प्लस जो लॉस हुआ था हमें, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, वो 2 लाख रुपए का था। ये हम लोग ऐड बैक करेंगे। अब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 530 प्लस 50 इज 580, 580 प्लस 60 hit 6,40,000, 6,40 minus 4, 636, 636 and 70,000 adjust होगा, that is 7,06,000. This is net profit
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये 7,06,000 हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। 7,06,000 आउटर कॉलम में प्रेजेंट कर देंगे। चलिए सर, अब क्या किया जाए? अब सर यहाँ पे डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन सीधा आप ऐड कर दीजिए 40,000 का डिप्रिसिएशन। उसके बाद हमारा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो हमने ये एडजस्ट कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो आप यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ये क्या करता है सर? घटा देता है कैश को, तो 1,40,000 से कैश को घटा देगा। फिर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 80,000 रुपीज़, तो ये भी कैश को घटा देती है 80,000 रुपीज़। तो टोटल हमारे पास जो पैसे घट गए दैट इज़ 2,20,000 रुपीज़ घट गए। अब सर ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7,46,000। अब इनको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 5,26,000। ये निकला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब उसके बाद हमें यहाँ पे माइनस करना था लेस इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, तो हमारा इनकम टैक्स कितना पे हुआ? 70 माइनस 4 दैट इज 66,000। तो आप यहाँ पे माइनस कर दो 66,000। अब हमारे पास आया 4,60,000 और ये आया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब आप यहाँ माइनस करोगे लॉस ऑफ इन्वेंट्री जो कि होना था। जो लॉस ऑफ इन्वेंट्री आया वो था 2 लाख का लॉस था, और जो इंश्योरेंस रिसीव हुआ, इंश्योरेंस रिसीव्ड, वो था 1,30,000 का। तो आपके पास जो आया वो आया 70,000 लेस कर दो तो 3,90,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपके दिमाग में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को लेके एक पिक्चर प्रिपेयर हो गया होगा। आने वाली क्लासेस में अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करने हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।